इमेजिन करिए कि किसी दिन सुबह-सुबह नल खोला और उसमें से बिल्कुल कीचड़ वाला मटमैला पानी आ रहा हो। कैसा फ़ील होगा? ज़ाहिर-सी बात है हम उस पानी को हाथ धोने के लिए भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन सोचिए, नदी या डैम का वही गंदा पानी जिसमें मिट्टी, पत्ते और ना जाने क्या-क्या मिला होता है, वो हमारे घरों तक आते-आते एकदम शीशे जैसा साफ और पीने लायक कैसे बन जाता है? कोई मैजिक तो है नहीं, राइट? बिल्कुल, कोई मैजिक नहीं है। हाँ, इसके पीछे सिविल इंजीनियरिंग का एक बहुत ही शानदार और साइंटिफिक प्रोसेस काम कर रहा है। और अगर हम एई, जेई, गेट या ईएससी एग्जाम्स की बात करें, तो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का ये पर्टिकुलर प्रोसेस एग्जाम्स में भर-भर कर पूछा जाता है। इसका वेटेज इतना ज़्यादा है कि बिना इसे समझे कट ऑफ क्लियर करने के बारे में सोचना भी मुश्किल है। हेलो इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल इंजीनियर रॉकी। आज हम शुरू करने वाले हैं एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हर एग्जाम में बार-बार पूछा जाता है, ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। इस सेशन की कंप्लीट पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आप सीरियस हो अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए दिस सेशन को एंड तक जरूर देखना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, आज हमारा टारगेट सिर्फ थ्योरी रटना या कुछ फॉर्मूले याद कर लेना नहीं है। आज हमें ट्रीटमेंट ऑफ वाटर के पूरे फ्लो को, मतलब एक पानी की बूंद के सफर को दिमाग में ऐसे विजुअलाइज करना है कि एग्जाम हॉल में कोई भी ट्रिकी सवाल आ जाए वो छूटना नहीं चाहिए। एब्सोल्युटली, और हमें हर कॉन्सेप्ट के पीछे का व्हाई और हाउ डिकोड करना है ताकि कोई भी इंजीनियर सिर्फ रटे नहीं बल्कि डिजाइन लॉजिक को समझे। हाँ, तो अगर हम पेज 1 और 2 के ओवरव्यू से शुरू करें तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि उस पानी में दिक्कतें क्या-क्या हैं और उन्हें हटाने का ओवरऑल फ्लो क्या है। राइट, और सोर्स मटेरियल में जो सबसे पहला फ्लो डायग्राम और ट्रीटमेंट मेथड्स की टेबल दी गई है, उसे देखकर मुझे एक बहुत अच्छी एनालॉजी याद आती है। मतलब एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बिल्कुल किसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी चेकिंग की तरह होता है। मेन गेट पर बड़ा लगेज चेक होता है, फिर अंदर मेटल डिटेक्टर होता है और आखिर में पर्सनल फ्रिस्किंग होती है। बिल्कुल सही कहा आपने। पानी के साथ भी बिल्कुल यही होता है। हर स्टेज पर एक अलग तरह की इम्प्योरिटी को टारगेट किया जाता है और ये एयरपोर्ट सिक्योरिटी वाली एनालॉजी आगे के पूरे प्रोसेस को समझने के लिए बहुत काम आएगी। जो ट्रीटमेंट मेथड्स की टेबल है ना, एग्जामिनर का सबसे फेवरेट मैच द फॉलोइंग सवाल यहीं से बनता है। हाँ, तो इसे रटने के बजाय हम इसे लॉजिकली लिंक कैसे कर सकते हैं? सोचिए, पानी में सबसे पहले क्या दिखेगा? वो चीजें जो तैर रही हैं, मतलब फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स, जैसे पत्ते या लकड़ी। इन्हें हम एक जाली लगाकर रोक लेते हैं, जिसे स्क्रीनिंग कहते हैं। ओके, वो मेन गेट वाला चेकिंग हो गया। राइट। उसके बाद आती हैं सस्पेंडेड सॉलिड्स, यानी वो मिट्टी या कचरा जो पानी में घुला नहीं है, बस अंदर लटका हुआ है। इसके लिए हमारी मेमोरी ट्रिक है एस से सस्पेंडेड और एस से सेडिमेंटेशन, यानी पानी को एक बड़े टैंक में शांत छोड़ दो, भारी कचरा अपने आप ग्रेविटी की वजह से नीचे बैठ जाएगा। लेकिन जो कोलॉइडल सॉलिड्स हैं वो तो इतने बारीक होते हैं कि अगर पानी को महीनों तक भी शांत छोड़ दें तो भी वो खुद ब खुद नीचे नहीं बैठेंगे। उन पर ग्रेविटी का असर नेग्लिजिबल होता है ना? एकदम करेक्ट। और यहीं पर हमें बाहर से मदद लेनी पड़ती है। कोलॉइडल सॉलिड्स के लिए सिर्फ सेडिमेंटेशन काम नहीं आता, हमें सेडिमेंटेशन विद कोएगुलेशन करना पड़ता है। अच्छा, मतलब पानी में कुछ केमिकल्स मिलाने पड़ते हैं। हाँ, ऐसे केमिकल्स जिन्हें कोएगुलेंट्स कहते हैं, जो इन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स को आपस में चिपकाकर एक भारी फ्लॉक बना दें। जब वो भारी हो जाएंगे तभी वो नीचे बैठेंगे। इसके बाद जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या बैक्टीरिया बचते हैं, उन्हें फिल्ट्रेशन और डिसइंफेक्शन जैसे क्लोरीनेशन से मारा जाता है। और अगर पानी में कलर है तो क्या करेंगे? कलर है तो एब्जॉर्प्शन थ्रू एक्टिवेटेड कार्बन इस्तेमाल होता है, और टर्बिडिटी यानी गंदलेपन के लिए कोएगुलेशन और फिल्ट्रेशन का कॉम्बिनेशन लगाते हैं। मेक सेंस। पानी में डिसॉल्व गैसेस भी तो होती हैं। सोर्स मटेरियल में लिखा है कि उन्हें हटाने के लिए एरेशन करते हैं और हार्डनेस के लिए जियोलाइट प्रोसेस या लाइम सोडा मेथड इस्तेमाल होता है। बिल्कुल। तो अगर हम पूरी कहानी को एक सीक्वेंस में लगाएं, तो रिवर से पानी इनटेक स्ट्रक्चर में आया, सबसे पहले स्क्रीनिंग की, फिर प्री सेडिमेंटेशन में भारी मिट्टी हटाई, उसके बाद एरेशन किया, फिर कोएगुलेशन और फ्लोक्यूलेशन के जरिए छोटे पार्टिकल्स को जोड़ा। हाँ, फिर पोस्ट सेडिमेंटेशन में उन जुड़े हुए फ्लॉक्स को बिठाया, जो बारीक चीजें बची उनके लिए फिल्ट्रेशन किया, जर्म्स को मारने के लिए डिसइंफेक्शन किया, पानी हार्ड है तो वाटर सॉफ्टनिंग की, और फाइनली डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में भेज दिया। ये पूरा फ्लो तो दिमाग में छप जाना चाहिए। अब पेज 3 पर आते हैं, जहां
फिजिकल यूनिट ऑपरेशंस और स्क्रीनिंग की बात है। इस फ्लो का सबसे पहला और फिजिकल स्टेप स्क्रीनिंग है, राइट? हाँ, इसे हम 5 प्रमुख फिजिकल यूनिट ऑपरेशंस में सबसे ऊपर रखते हैं। बाकी 4 हैं फ्लोक्यूलेशन, मतलब पार्टिकल्स को जोड़ना, सेडिमेंटेशन यानी नीचे बिठाना, फ्लोटेशन हल्के पार्टिकल्स को ऊपर तैरा कर निकालना, और फिल्ट्रेशन यानी छानना। लेकिन एग्जाम के नजरिए से स्क्रीनिंग की डेप्थ समझना सबसे जरूरी है। IS कोड 6280-1971 के हिसाब से स्क्रीन्स को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। मुझे घर वाली चाय की छलनी की याद आ रही थी। चाय की छलनी जैसी ही होती है, लेकिन चूंकि हम इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं तो ये किसी हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम के ट्रैश रैक जैसा होगा। बड़ी बड़ी लोहे की जालियां जो टरबाइन को बचाती हैं। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की स्क्रीन्स बिल्कुल वैसी ही होती हैं। तो इनका साइज कैसे याद रखें? बस 20 और 50 का जादी नंबर याद कर लीजिए। अगर स्क्रीन के छड़ों के बीच का गैप 20 mm से कम है तो वो फाइन स्क्रीन्स है। गैप 20 से 50 mm के बीच है तो मीडियम स्क्रीन्स है, और अगर गैप 50 mm से ज्यादा है तो वो कोर्स स्क्रीन्स है। बहुत ही सिंपल है। 20 और 50। यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंजीनियरिंग डिजाइन दिया है। इन स्क्रीन्स को पानी के फ्लो के सामने एकदम सीधा यानी 90 डिग्री पर खड़ा नहीं किया जाता। हाँ, इन्हें 45 से 60 डिग्री के इंक्लिनेशन पर यानी झुका कर रखा जाता है। वेट, अगर हम सीधा खड़ा करेंगे तो वो रास्ता अच्छे से ब्लॉक करेंगे ना? फिर इन्हें झुकाने का क्या लॉजिक है? ये जेईई एग्जाम्स का एक बहुत ही फेवरेट सवाल है। इसे फ्लूइड मैकेनिक्स से जोड़कर देखते हैं। जब हम स्क्रीन को 45 से 60 डिग्री इंक्लिनेशन पर झुकाते हैं तो पानी के बहने का जो ओपनिंग एरिया है वो बढ़ जाता है। अच्छा, हाँ, कंटिन्यूटी इक्वेशन Q = A/V, राइट? बिल्कुल। डिस्चार्ज Q कांस्टेंट है। अगर स्क्रीन झुकाने से एरिया A बढ़ गया तो जाहिर सी बात है कि फ्लो वेलोसिटी V कम हो जाएगी। ओहो, तो पानी की स्पीड कम करने के लिए ऐसा करते हैं? हाँ, और स्पीड कम होने से 2 बहुत बड़े फायदे होते हैं। पहला, स्क्रीन पर पानी का प्रेशर कम पड़ता है जिससे उसके टूटने का खतरा घटता है, और दूसरा, जब पानी धीरे धीरे स्क्रीन से गुजरता है तो कचरे को फंसाने की एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाती है। वाओ, मतलब फ्लो वेलोसिटी को कंट्रोल करना यहाँ मेन गेम है। अब पानी स्क्रीन से पास हो गया, बड़ी चीजें हट गईं। पेज 4 और 5 पर अगला बड़ा ट्रीटमेंट स्टेप आता है, एरेशन। हाँ, प्राइमरी ट्रीटमेंट। और यहीं पर एक बहुत बड़ा डाउट खड़ा होता है। हम गंदे पानी में हवा क्यों मिला रहे हैं? हवा कोई डिटर्जेंट या केमिकल तो है नहीं, तो हवा मिलाने से पानी साफ कैसे हो सकता है? ये बहुत ही क्रिटिकल सवाल है। एरेशन का मतलब सिर्फ पानी में बुलबुले बनाकर उसे अच्छा दिखाना नहीं है। यहाँ हवा एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करती है। ओके, तो वो केमिकली काम कर रही है। बिल्कुल। इसका मेन पर्पस है पानी में घुली हुई मतलब डिसॉल्व्ड इम्प्योरिटीज और ऑडर यानी बदबू को खत्म करना। जब पानी हवा के डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है तो पानी में घुला हुआ आयरन और मैंगनीज हवा की ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। और वो सॉलिड पार्टिकल बन जाते हैं जिन्हें हम आगे आसानी से फिल्टर कर सकते हैं। एग्जैक्टली। और दूसरा बड़ा काम है पानी में घुली हुई नुकसानदायक गैसें हटाना, जैसे CO2 और H2S, मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड, जो सड़े हुए अंडे जैसी बदबू देती है, वो हवा में रिलीज हो जाती हैं। CO2 निकलने से पानी की एसिडिटी भी कम होती है। तो मतलब हम गैस को गैस से रिप्लेस कर रहे हैं और मेटल्स को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं। हमारे पास इसके 4 अलग-अलग मेथड्स दिए गए हैं। एक एस्पिरेंट को एग्जाम के लिए इन चारों में क्या डिफरेंस याद रखना चाहिए? इन चारों का एप्लीकेशन बिल्कुल अलग है। पहला है ट्रे टावर या ग्रेविटी एरेटर। इसमें पानी को कई ट्रेस के ऊपर से नीचे गिराया जाता है। ये CO2, आयरन और मैंगनीज हटाने के लिए मोस्ट एफिशिएंट तरीका है। मतलब अगर एग्जाम में मोस्ट एफिशिएंट पूछे तो ट्रे टावर पे टिक करना है। हाँ, और कई बार ऑक्सीडेशन प्रोसेस को और फास्ट करने के लिए पानी में KMnO4 भी मिलाया जाता है। दूसरा है डिफ्यूज्ड एयर एरेटर। इसमें टैंक के बॉटम से कंप्रेस्ड एयर के बुलबुले ऊपर की तरफ छोड़े जाते हैं। आहा, ये तो पानी का कलर और बदबू हटाने में काफी असरदार होता होगा। करेक्ट। अब पेज 5 पर जो बाकी 2 हैं, कैस्केड एरेटर और स्प्रे नोजल, उन्हें देखते हैं। कैस्केड तो शायद वो है जिसमें सीढ़ियों जैसा स्ट्रक्चर होता है और पानी झरनों की तरह गिरता है। हाँ, और कैस्केड एरेटर का सबसे बड़ा कीवर्ड है चीपेस्ट मेथड। ये सबसे सस्ता है। इसे आमतौर पर डीप वेल्स या घाटियों से आने वाले पानी के लिए यूज करते हैं,
क्योंकि डीप वेल के पानी में ऑक्सीजन नहीं होती। तो ये कितना CO2 और H2S हटा देता है? ये करीब 20 से 45% CO2 और लगभग 35% H2S को उड़ा देता है। और चौथा है स्प्रे नोजल। इसमें पानी को पाइप्स के थ्रू हवा में फव्वारे यानी फाउंटेन की तरह स्प्रे किया जाता है। ओके, फव्वारे की तरह। हाँ, और H2S को हटाने में ये सबसे बेस्ट है। ये 90% CO2 और 99% H2S को रिमूव कर देता है। तो एक बार समराइज, मेरा मतलब एक बार क्विकली याद कर लेते हैं। मोस्ट एफिशिएंट पूछे तो ट्रे टावर, जी जी, चीपेस्ट पूछे तो कास्केड, करेक्ट। और सबसे ज्यादा H2S रिमूवल पूछे तो स्प्रे नोजल। बिल्कुल, ये कीवर्ड सीधे मार्क्स दिलाएंगे। चलिए, हवा मिला दी। अब पेज 6 पर आते हैं, सेडिमेंटेशन प्रिंसिपल्स एंड डिजाइन पर। हवा मिलाने के बाद पानी को एक बड़े से टैंक में बस शांत छोड़ दिया जाता है। वेलोसिटी कम करने से गंदगी गायब कैसे हो जाती है? इसके पीछे की फिजिक्स क्या है? यहाँ 3 बहुत ही सॉलिड साइंटिफिक प्रिंसिपल्स काम करते हैं। पहला और सबसे बेसिक, जो भी इम्प्योरिटी पानी में है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी या डेंसिटी पानी से ज्यादा होनी चाहिए। भारी होगा तभी तो ग्रेविटी उसे नीचे खींचेगी। ये तो कॉमन सेंस है। और दूसरा सिद्धांत है कि सेटलमेंट ऑफ पार्टिकल्स सीधे तौर पर टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल यानी समानुपाती होता है। मतलब पानी जितना गर्म होगा उसकी विस्कोसिटी उतनी कम होगी और पार्टिकल्स उतनी ही तेजी से नीचे बैठेंगे। एग्जैक्टली। और तीसरा, जो एग्जामिनर का फेवरेट ट्रैप है, वो है कोलॉइडल इम्प्योरिटीज। डिजाइन करते वक्त ये याद रखना होता है कि आप सेडिमेंटेशन टैंक में कोलॉइडल इम्प्योरिटीज को नहीं हटा सकते। राइट, वो तो हमने पहले ही डिस्कस किया था कि वो बैठते ही नहीं है। अब डिजाइन की बात आई है तो टैंक का डिजाइन एक इंजीनियर कैसे करता है? हमारे पास 2 बहुत ही भारी भरकम टर्म्स हैं, फ्लो वेलोसिटी और ओवरफ्लो वेलोसिटी। इन दोनों के फॉर्मूले देखकर अक्सर कंफ्यूजन होता है। इसे ऐसे इमेजिन करिए, एक टैंक है, पानी एक सिरे से घुसता है और दूसरे सिरे से निकलता है। ये जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है ना, इसे फ्लो वेलोसिटी v कहते हैं। ओके, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। इसका फॉर्मूला है v = q डिवाइडेड बाय b इंटू h, जहां q डिस्चार्ज है, b टैंक की चौड़ाई है और h गहराई है। मतलब पानी b इंटू h वाले क्रॉस सेक्शनल एरिया से हॉरिजॉन्टल आगे बढ़ रहा है। इसकी टिपिकल वैल्यू 30 सेंटीमीटर पर मिनट रखी जाती है ताकि पानी ज्यादा तेज न बहे। और ओवरफ्लो वेलोसिटी क्या है फिर? उसे सरफेस लोडिंग रेट भी कहते हैं। इसे आप ऐसे सोचिए कि कचरा किस स्पीड से नीचे सरफेस पर गिर रहा है। ये वर्टिकल मूवमेंट है। इसका फॉर्मूला है q डिवाइडेड बाय b इंटू l। यहाँ b चौड़ाई है और l लंबाई है। मतलब B इंटू L टैंक का कुल सरफेस एरिया हो गया? बिल्कुल। इसकी वैल्यू आमतौर पर 600 लीटर्स पर आवर पर स्क्वायर मीटर होती है। अमेजिंग। मतलब फ्लो वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल आगे बढ़ने की स्पीड है, जहां एरिया B इंटू H है, और ओवरफ्लो वेलोसिटी वर्टिकल गिरने का रेट है, जहां एरिया B इंटू L है। ये बहुत ही क्रिस्प डिस्टिंक्शन है। और जब हम पेज 7 पर आते हैं तो हमें डिटेंशन पीरियड और डायमेंशन समझना होता है। अब अगर पानी हॉरिजॉन्टल बह रहा है तो उसे एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचने में कुछ समय भी लगेगा, जिसे डिटेंशन पीरियड कहते हैं। जैसे रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का हॉल्टिंग टाइम होता है, वैसे ही पानी टैंक में कितनी देर रुका। एकदम परफेक्ट एनालॉजी। डिटेंशन पीरियड T वो थ्योरेटिकल टाइम है जो पानी का एक कण टैंक में बिताता है। इसका सीधा फॉर्मूला है वॉल्यूम डिवाइडेड बाय डिस्चार्ज, यानी T = V/Q। लेकिन यहाँ एक चीज थोड़ी अजीब है। प्लेन सेडिमेंटेशन के लिए डिटेंशन टाइम 4 से 8 घंटे दिया है, लेकिन सेडिमेंटेशन विद कोएगुलेशन के लिए ये समय आधा हो जाता है, सिर्फ 2 से 4 घंटे। टाइम कम क्यों हो गया? क्योंकि कोएगुलेशन प्रोसेस में हमने जो केमिकल्स डाले थे उन्होंने छोटी छोटी गंदगी को चिपकाकर बड़े और भारी फ्लॉक्स बना दिए हैं। अब क्योंकि वो भारी हैं तो वो बहुत तेजी से नीचे गिरते हैं। ओहो, तो जब कचरा जल्दी नीचे बैठ रहा है तो हमें पानी को टैंक में 8 घंटे रोकने की जरूरत ही नहीं है। 2 से 4 घंटे में ही पानी साफ हो जाता है और हमारा समय और स्पेस दोनों बचते हैं। बिल्कुल। इसी से जुड़ा एक और टर्म है डिस्प्लेसमेंट एफिशिएंसी। इसका फॉर्मूला है फ्लोइंग थ्रू पीरियड डिवाइडेड बाय डिटेंशन पीरियड। आमतौर पर ये 0.25 से 0.50 के बीच होती है। वेट, मेरा एक सवाल है। अगर मैंने टैंक का डिटेंशन टाइम 4 घंटे डिजाइन किया है, 4 घंटे ही रुकना चाहिए ना। 100% पानी 4 घंटे क्यों नहीं रुकता? एफिशिएंसी सिर्फ 0.25 क्यों आ रही है? क्योंकि प्रैक्टिकल वर्ल्ड थ्योरी से अलग होता है।
टैंक के अंदर पानी बिल्कुल सीधा सीधा नहीं चलता। कुछ पानी शॉर्ट सर्किटिंग की वजह से एंट्री पॉइंट से सीधा एग्जिट पॉइंट तक बहुत तेजी से पहुंच जाता है। अच्छा, और कोनों में क्या होता है? टैंक के कोनों में डेड जोन्स बन जाते हैं, जहां पानी रुका ही रह जाता है। इसलिए असल में जो पानी फ्लो कर रहा है उसका एक्चुअल टाइम, मतलब फ्लोइंग थ्रू पीरियड, हमारे थ्योरेटिकल टाइम से हमेशा कम होता है। हाँ, अगर हम कोआगुलेंट यूज करते हैं तो ये एफिशिएंसी लगभग डबल हो जाती है। ओके, तो शॉर्ट सर्किटिंग वो विलन है जो एफिशिएंसी गिराता है। अब टैंक की डायमेंशंस पर आते हैं। LB रेशियो 4 दिया है, मतलब लंबाई चौड़ाई से 4 गुना होनी चाहिए। लेकिन यहाँ एक डिजाइन रूल लिखा है जो गेट का क्लासिक सवाल है। हाँ, efficiency of a sedimentation tank is independent of its depth. मतलब अगर मुझे टैंक की एफिशिएंसी बढ़ानी है तो मैं उसे और गहरा नहीं कर सकता, मुझे उसका सरफेस एरिया ही बढ़ाना होगा। इसके पीछे क्या लॉजिक है? इसे टर्मिनल वेलोसिटी से समझते हैं। मान लीजिए एक पार्टिकल 1 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से नीचे गिर रहा है। अगर टैंक 3 मीटर गहरा है तो उसे बॉटम तक पहुंचने में 300 सेकंड लगेंगे। अब हमारी हॉरिजॉन्टल फ्लो वेलोसिटी इतनी धीमी होनी चाहिए कि वो पार्टिकल 300 सेकंड से पहले आउटलेट तक न पहुंच जाए। सही बात है, अगर वो पहले पहुंच गया तो बाहर निकल जाएगा। बिल्कुल। अब अगर आप टैंक को 6 मीटर गहरा कर देंगे तो पार्टिकल को नीचे पहुंचने में 600 सेकंड लगेंगे। पार्टिकल को बैठना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर आप गहराई उतनी ही रखें और टैंक का सरफेस एरिया, मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई बढ़ा दें, तो पार्टिकल को गिरने के लिए ज्यादा जगह और ज्यादा टाइम मिल जाएगा। वाओ, इसीलिए डिजाइन हमेशा सरफेस लोडिंग पर आधारित होता है। डीप टैंक बनाना सिर्फ पैसे की बर्बादी है। ये इनसाइट बहुत पावरफुल है। डिजाइन इंजीनियर को गहरा नहीं, चौड़ा टैंक सोचना है। एब्सोल्युटली। अब आगे पेज 8 पर चलते हैं, जहां प्री सेडिमेंटेशन एंड स्ट्रक्चरल फिजिक्स की बात है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि किसी पानी को सीधे मेन टैंक में डालने के बजाय पहले प्री सेडिमेंटेशन की जरूरत है? इसकी एक क्लियर कंडीशन है। अगर सोर्स वाटर में सस्पेंडेड सॉलिड्स का कॉन्सेंट्रेशन 1000 mgl से ज्यादा है तो पानी बहुत ज्यादा गंदा है। हम उसे डायरेक्ट मेन ट्रीटमेंट में नहीं डाल सकते। पहले उसे एक रफ प्री सेडिमेंटेशन टैंक में डालते हैं। तो बिना किसी केमिकल के सिर्फ ग्रेविटी से क्या होता है? मजे की बात यह है कि 60% सस्पेंडेड इम्प्योरिटी और 75% बैक्टीरियल इम्प्योरिटी यहीं हट जाती है। क्या बात है। और इसी टैंक के अंदर जो पानी का मूवमेंट है वो 4 जोन्स में बटा होता है, राइट? इनलेट जोन, जहां से पानी घुसता है। सेटलिंग जोन, बीच का वो बड़ा हिस्सा जहां पानी शांत होता है। आउटलेट जोन, जहां से साफ पानी बाहर निकलता है। और सबसे नीचे स्लज जोन, जहां कचरा इकट्ठा होता है। बिल्कुल। यहाँ डायग्राम में 2 वेक्टर्स दिखाए गए हैं, VF और VS। ये तो बिल्कुल 11th क्लास की प्रोजेक्टाइल मोशन वाली फिजिक्स लग रही है। एग्जैक्टली वही फिजिक्स है। VF यानी फ्लो वेलोसिटी, वो फोर्स है जो पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल आगे धकेल रही है। और VS यानी सेटलिंग वेलोसिटी, ग्रेविटी है जो उसे वर्टिकल नीचे खींच रही है। इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर बनता है वो एक तिरछी लाइन यानी डायगोनल होती है। तो पार्टिकल उसी तिरछे रास्ते से होता हुआ नीचे स्लज जोन की तरफ गिरता है। हाँ, एक सफल डिजाइन वो है जिसमें पार्टिकल आउटलेट जोन में घुसने से पहले ही बॉटम यानी स्लज जोन से टकरा जाए। अगर वो आउटलेट तक पहुंच गया तो ट्रीटमेंट फेल हो गया। मतलब हॉरिजॉन्टल पुश और वर्टिकल पुल की रेस है। और जो इस वर्टिकल पुल यानी सेटलिंग वेलोसिटी V को कैलकुलेट करने का मास्टरमाइंड है, वो है पेज 9 पर स्टोक्स लॉ। जी हाँ, सबका बाप स्टोक्स लॉ। ईमानदारी से कहूं तो स्टोक्स लॉ की इतनी लंबी चौड़ी इक्वेशन देखकर कई एस्पिरेंट्स घबरा जाते हैं। इस फॉर्मूले को रटने के बजाय हम इसका लॉजिक कैसे समझे? स्टोक्स लॉ को एक रस्साकशी यानी टग ऑफ वॉर की तरह देखिए। एक पार्टिकल पानी में नीचे गिर रहा है, ग्रेविटी उसे नीचे खींच रही है और पानी का गाढ़ापन यानी विस्कोसिटी उसे रोक रहा है, ऊपर धकेल रहा है। इसका जो मास्टर फॉर्मूला है V = G/d² डिवाइडेड बाय 18 म्यू मल्टीप्लाइड बाय गामा S माइनस गामा W। बाप रे, ये तो काफी बड़ा है। इसे सिंपल कैसे करें? यहाँ रटना नहीं है, बस रिलेशन देखिए। V सीधे तौर पर d² यानी पार्टिकल के साइज के स्क्वायर और गामा S माइनस गामा W यानी पार्टिकल और पानी की डेंसिटी के डिफरेंस के प्रोपोर्शनल है। पार्टिकल जितना बड़ा और भारी होगा, स्पीड उतनी ज्यादा होगी। और डिनोमिनेटर में म्यू है यानी डायनामिक विस्कोसिटी। पानी जितना गाढ़ा होगा, स्पीड उतनी कम हो जाएगी। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा एग्जाम ट्रैप है। फॉर्मूले में एक शार्प ट्विस्ट आता है जब पार्टिकल का साइज 0.1 mm से बड़ा या छोटा होता है।
D 0.1 mm से छोटा और D 0.1 mm से बड़ा के लिए अलग-अलग फॉर्मूले क्यों दिए हैं? यही वो जगह है जहां एग्जामिनर सबसे ज्यादा फंसाता है। देखिए, जब पार्टिकल 0.1 mm से छोटा होता है तो वो बहुत धीरे धीरे गिरता है। पानी में कोई हलचल नहीं होती, फ्लो एकदम स्मूथ यानी लैमिनार रहता है। ऐसे में जो स्पीड का फॉर्मूला बनता है वो है v = 418 इंटू g - 1 इंटू डी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3t प्लस 70 डिवाइडेड बाय 100। ध्यान दीजिए, यहाँ d के ऊपर स्क्वायर है। ओके, D स्क्वायर। लेकिन जैसे ही पार्टिकल 0.1 mm से बड़ा होता है, मतलब 0.1 से 1 mm के बीच, फॉर्मूले से वो स्क्वायर गायब हो जाता है, वो सिर्फ D रह जाता है। v = 418 इंटू g - 1 इंटू d मल्टीप्लाइड बाय 3t प्लस 70 डिवाइडेड बाय 100। ऐसा क्यों? स्क्वायर कहाँ गया? इसके पीछे प्योर फ्लूइड मैकेनिक्स है। जब पार्टिकल थोड़ा बड़ा हो जाता है तो वो तेजी से गिरता है। जैसे हाईवे पर एक बड़ा ट्रक तेज स्पीड से चलता है तो वो अपने पीछे हवा का एक बवंडर या वेग बनाता है। हाँ, बिल्कुल, हवा का प्रेशर फील होता है। वैसे ही बड़ा पार्टिकल पानी में गिरते वक्त टर्बुलेंस यानी हलचल पैदा करता है। इस टर्बुलेंस की वजह से पार्टिकल पर पीछे की तरफ एक ड्रैग फोर्स लगता है जो उसे रोकता है। ये ड्रैग फोर्स उस मैथमेटिक्स को पूरी तरह बदल देता है और उसी ड्रैग इफेक्ट की वजह से फॉर्मूले में से वो स्क्वायर हटकर सिर्फ डी रह जाता है। वाओ, ये है वो असली आहा मोमेंट। मतलब छोटा पार्टिकल बिना ड्रैग के गिरता है तो D स्क्वायर, बड़ा पार्टिकल ड्रैग पैदा करता है तो सिर्फ सिंगल D। और वो जो ब्रैकेट में 3t प्लस 70/100 है, वो क्या है? वो टेम्परेचर टी का करेक्शन फैक्टर है। हमने पहले ही पढ़ा था कि सेटलमेंट तापमान के प्रोपोर्शनल होता है। ये ब्रैकेट उसी को मैथमेटिकली जस्टिफाई करता है। फैंटास्टिक। ये बहुत ही शानदार डीप डाइव थी। हमने मटमैले पानी की स्क्रीनिंग से लेकर हवा मिलाने का लॉजिक, टैंक के डिजाइन रूल्स और आखिरी में स्टोक्स लॉ के टर्बुलेंस और ड्रैग वाले कॉन्सेप्ट तक का सफर तय कर लिया। तो ट्रीटमेंट ऑफ वाटर का जो सबसे पहला और लॉजिकल कदम होता है वो है इम्प्योरिटीज को नीचे बिठाना, जिसे हम सेटलिंग कहते हैं, राइट? एग्जैक्टली। पानी साफ करने का पहला स्टेप ही सेटलिंग या सेडिमेंटेशन है। जब रॉ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में आता है तो हम तुरंत केमिकल्स नहीं डालते। मतलब हम थोड़ा वेट करते हैं। हाँ, हम ग्रेविटी का फायदा उठाते हैं। हम 3 तरह की सेटलिंग मैकेनिज्म्स पढ़ते हैं। देखो, सबसे पहली है डिस्क्रीट सेटलिंग। डिस्क्रीट सेटलिंग, इसको हम प्रैक्टिकली कैसे विजुअलाइज करें? इसे ऐसे समझो यार, जैसे पानी से भरे एक गहरे टैंक में हमने कुछ छोटे कंकड़ या सिक्के फेंक दिए हों। ओके। हर कंकड़ अकेले नीचे बैठता है, उसका साइज, शेप और वेट कांस्टेंट रहता है। वो किसी दूसरे पार्टिकल के साथ जुड़ता नहीं है। तो ग्रेविटी उनको इंडिविजुअली नीचे खींच लेती है। बिल्कुल सही। लेकिन उन पार्टिकल्स का क्या जो बहुत हल्के हैं और पानी में बस तैरते रहते हैं? राइट, उन पर तो ग्रेविटी उतना असर ही नहीं करेगी। तो यहीं पर दूसरी मैकेनिज्म आती है, फ्लॉक्यूलेशन सेटलिंग। यहाँ पार्टिकल्स आपस में जुड़कर एक बड़ा फ्लॉक बनाते हैं। ओह, जैसे रुई के छोटे छोटे टुकड़े मिलकर एक बड़ा गोला बन जाए। एग्जैक्ट वही लॉजिक। जब वो छोटे पार्टिकल्स आपस में टकराकर बड़े और भारी हो जाते हैं तो ग्रेविटी उन्हें आसानी से नीचे खींच लेती है। समझ गए। और तीसरी सेटलिंग कौन सी है? तीसरी है कंप्रेशन या प्रेशर सेटलिंग। ये कॉम्प्रेशन कहाँ होता है? ये टैंक के बिल्कुल बॉटम में होता है। जब बहुत सारे पार्टिकल्स नीचे इकट्ठे हो जाते हैं तो ऊपर वाले पार्टिकल्स का वजन नीचे वालों को दबाने लगता है। ओह, इस कॉम्प्रेसिव एक्शन की वजह से वो और डेंस हो जाते हैं। हाँ, और पानी बाहर निकल जाता है। अब देखो, एग्जाम्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ओवरफ्लो रेट्स। हाँ, सेडिमेंटेशन टैंक ओवरफ्लो रेट्स का डेटा एग्जाम्स में बहुत पूछते हैं। इसको याद रखने की कोई ट्रिक है क्या? बिल्कुल है। रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस डबल करने का लॉजिक याद रखो। डबल करने का लॉजिक, वो कैसे? देखो, अगर हम प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक की बात करें जहां कोई केमिकल नहीं है तो ओवरफ्लो रेट 500 से 700 लीटर्स पर आवर पर स्क्वायर मीटर होता है। ओके, 500 से 700। लेकिन अगर हम पानी में केमिकल्स मिला दें, जिसे कोएगुलेशन कहते हैं, तो सेटलिंग फास्ट हो जाती है। तो इसका मतलब रेट डबल हो जाएगा। एग्जैक्टली। 500 से 700 का डबल लगभग 1000 से 1250 लीटर्स पर आवर पर स्क्वायर मीटर हो जाता है। वाओ, मतलब कैपेसिटी सीधे डबल। और दिन के हिसाब से देखें तो? दिन के हिसाब से प्लेन टैंक में 12000 से 18000 लीटर्स पर डे पर स्क्वायर मीटर और कोएगुलेशन टैंक में इसका डबल 24000 से 30000 लीटर्स पर डे पर स्क्वायर मीटर।
ये तो सच में बहुत आसान हो गया, बस डबल करना है। अब ये बताइए, ये सेटलिंग का पूरा प्रोसेस आखिर किन टैंक्स में होता है? मुख्य रूप से हम 4 तरह के सेडिमेंटेशन टैंक्स का डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं। सबसे पहला है रेक्टेंगुलर टैंक। ये कहाँ यूज होता है सबसे ज्यादा? इंडिया में लार्ज ट्रीटमेंट प्लांट्स के लिए सबसे ज्यादा यही इस्तेमाल होता है। इसका फ्लो कंटिन्यूस होता है। और छोटे प्लांट्स के लिए? छोटे प्लांट्स के लिए हम सर्कुलर टैंक यूज करते हैं। राइट। इसका फ्लोइंग रेट 2000 लीटर्स पर आवर पर स्क्वायर मीटर होता है। और गेट या ईएससी एस्पिरेंट्स ध्यान दें, इसका वॉल्यूम फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, फॉर्मूला बताइए ताकि इंजीनियर्स इसको नोट कर लें। फॉर्मूला है V = D स्क्वायर ब्रैकेट में 0.011 D प्लस 7.785 H। एक मिनट, मतलब V = D स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट 0.011 D प्लस 0.785 H। यहाँ पे डायामीटर का स्क्वायर है। हाँ, D स्क्वायर का मतलब है कि अगर आप डायामीटर थोड़ा भी बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम में एक्सपोनेंशियल उछाल आएगा। ये पॉइंट डेफिनेटली एग्जाम्स में टेस्ट हो सकता है। अच्छा, तीसरा टैंक कौन सा है? तीसरा है हॉपर टाइप टैंक। इसका नीचे का हिस्सा फनल जैसा होता है। इसका क्या फायदा है? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना कि हॉपर टाइप की एफिशिएंसी सर्कुलर टैंक से हमेशा ज्यादा होती है, क्योंकि इसमें स्लज आसानी से एक जगह इकट्ठा हो जाता है। अच्छा, और चौथा टाइप? आखिरी है इंटरमिटेंट या क्वीसेंट टाइप टैंक। ये मैक्स डेली डिमांड पर बेस्ड होता है। मतलब इसमें पानी को रोक कर रखते हैं? बिल्कुल। इसका सेडिमेंटेशन पीरियड 24 घंटे है, क्लीनिंग टाइम 6 से 12 घंटे हैं और डेप्थ 2.5 से 6 मीटर्स होती हैं। समझ गई। अब तक हमने प्लेन टैंक्स की बात की, लेकिन केमिकल मिलाने की नौबत कब आती है? ये बहुत अच्छा सवाल है। हम हर पानी में केमिकल नहीं मिलाते। जब पानी की टर्बिडिटी 40 ppm से ज्यादा हो, तभी केमिकल्स यानी कोएगुलेशन की जरूरत पड़ती है। मतलब 40 ppm से ऊपर टर्बिड हुआ तो केमिकल डालना पड़ेगा। और इस प्रोसेस के बाद टर्बिडिटी कितनी बचती है? इस प्रोसेस के बाद टर्बिडिटी 20 ppm से भी कम रह जाती है। अब जब कोएगुलेशन की बात आ ही गई है, तो चलिए इस केमिकल मैजिक को थोड़ा गहराई से समझते हैं। पेज 3 के हिसाब से ये प्रोसेस एक्चुअली काम कैसे करता है? देखो, कोएगुलेशन एक 3 स्टेप प्रोसेस है। पहला स्टेप है फास्ट मिक्सिंग। फास्ट मिक्सिंग क्यों? ताकि जैसे ही हम कोएगुलेंट पानी में डालें, वो तुरंत पूरे पानी में फैल जाए। फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में। उसके बाद क्या होता है? फिर आता है दूसरा स्टेप, फ्लोक्यूलेशन या स्लो मिक्सिंग। ओके, यहाँ हम स्पीड कम कर देते हैं। हाँ, पैडल से पानी को धीरे धीरे घुमाते हैं ताकि पार्टिकल्स आपस में टकराएं और जुड़कर बड़े फ्लॉक बने। तेज घुमाएंगे तो फ्लॉक टूट जाएंगे। राइट। और तीसरा स्टेप? तीसरा है सेडिमेंटेशन या क्लैरिफायर, जहां वो भारी फ्लॉक स्लज बनकर नीचे बैठ जाता है। इस प्रोसेस में एक गोल्डन रूल भी तो है ना अल्कलिनिटी का? राइट, बिल्कुल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अच्छा हाइड्रोक्साइड फ्लॉक बनाने के लिए पानी में इनफ अल्कलिनिटी मौजूद होनी चाहिए। बिना इसके रिएक्शन पूरा नहीं होगा। तो हम केमिकल्स कौन से यूज करते हैं? एलम और फेरस सल्फेट के बारे में बहुत पूछा जाता है। हाँ, सबसे पहले एलम की बात करें, जिसे फिटकरी भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला है Al2SO43.18H2O। ये यूनिवर्सल कोआगुलेंट है। इसकी वर्किंग कंडीशन क्या होती है? ये 6.5 से 8.5 से pH रेंज के बीच काम करता है और इसे अल्कलिनिटी चाहिए होती है। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज भी है ना, कोरोसिव नेचर। हाँ, एलम नॉन कार्बोनेशियस प्रेसिपिटेट्स बनाता है, जिससे पानी में CO2 रिलीज होती है और पानी कोरोसिव यानी जंग लगाने वाला हो जाता है। ओह, पाइप में जंग लग सकती है। इसका डोज कितना होता है? डोज आमतौर पे 10 से 30 mgl होता है। और एक नोट करने वाली बात, एलम सिर्फ रॉ वाटर में यूज होता है। और आयरन सॉल्ट्स, वो कहाँ यूज होते हैं? आयरन सॉल्ट्स हमेशा सीवेज ट्रीटमेंट में यूज होते हैं, जैसे फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट का pH रेंज क्या है? ये 8.5 से ज्यादा pH पर काम करता है। लेकिन रॉ वाटर का pH तो इतना ज्यादा नहीं होता है ना? एग्जैक्टली, इसीलिए फेरस सल्फेट को हमेशा लाइम यानी चूने के साथ यूज करते हैं ताकि pH बढ़ सके। इसका डोज भी 10 से 30 mgl ही रहता है। पेज 4 पर हम देखते हैं कि कुछ अदर कोएगुलेंट्स भी हैं, जैसे क्लोरीनेटेड कॉपरस। हाँ, क्लोरीनेटेड कॉपरस असल में क्लोरीन और कॉपरस का मिक्स है। ये 3.5 से 6.5 या फिर 8.5 से ज्यादा pH पर काम करता है। ये मेनली कहाँ यूज होता है? ये एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस के लिए बेस्ट माना जाता है।
इसके अलावा एक सोडियम एल्यूमिनेट भी है जो 6.5 से 8.5 pH में यूज होता है। डोज वही 10-30 mgl। यहाँ इंजीनियर्स के लिए एक वार्निंग और कॉशन पॉइंट है जो मैं हाईलाइट करना चाहूंगी। आयरन सॉल्ट्स का इस्तेमाल पाइप्स में पिटिंग और ट्यूब्यूलेशन कर देता है। बिल्कुल मतलब गड्ढे और जंग के टीले बन जाते हैं पाइप्स के अंदर। ये AE JEE एग्जाम्स का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। तो अगर इन कोएगुलेंट्स की प्रॉपर्टीज कंपेयर करें तो किसका फ्लॉक कैसा बनता है? एलम का फ्लॉक स्पंजी होता है यानी गद्देदार, जिससे स्लज वॉल्यूम बहुत बड़ा बनता है। और फेरिक क्लोराइड का? फेरिक क्लोराइड बहुत हैवी और डेंस फ्लॉक बनाता है। ये सीवेज से 90% सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज हटा देता है। सीवेज ट्रीटमेंट में ये सबसे ज्यादा यूज होता है 5 से 11 pH पर। और फेरिक सल्फेट? फेरिक सल्फेट को लाइम के साथ यूज करने पर यह क्लोरिनेटेड कॉपरास से भी ज्यादा इफेक्टिव होता है। अच्छा, केमिकल्स तो पता चल गए, लेकिन इन्हें पानी में डालते कैसे हैं और कितनी मात्रा में डालते हैं? ये पेज 5 का टॉपिक बहुत प्रैक्टिकल है। हाँ, फीडिंग मेथड्स दो तरह के होते हैं, ड्राई फीडिंग और वेट फीडिंग। ड्राई फीडिंग तो पाउडर फॉर्म में होगा, राइट? बिल्कुल, ये सबसे सिंपल है। लेकिन वेट फीडिंग में हम केमिकल का घोल बनाकर डालते हैं। वो थोड़ा कॉस्टली होता होगा। कॉस्टली है, लेकिन इसमें डोज को कंट्रोल और एडजस्ट करना बहुत आसान और सटीक होता है। अब आती है एक डायग्नोस्टिक कॉल आउट, जार टेस्ट। ये कितना इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए? वेरी इंपॉर्टेंट। सही कोएगुलेंट क्वांटिटी पता लगाने के लिए हम 6 बॉटल्स का जार टेस्ट करते हैं। मैं सभी स्टूडेंट्स को बोलूंगी, इसको लिख लीजिए। एग्जाम में सीधा पूछा जाता है कि जार टेस्ट में कितनी बॉटल्स यूज होती हैं। आंसर है 6। हाँ, अब इसके क्राइटेरिया टेबल का मेमोरी डेटा भी याद रखना है। डोज हमने बताया 10 to 25 ppm। फ्लैश मिक्सिंग का टाइम कितना होता है? फ्लैश मिक्सिंग 30 से 60 सेकेंड्स की होती है और इसमें प्रोपेलर टाइप इम्पेलर यूज होता है। और अगर पीएच या एल्कलाइनिटी कंट्रोल करनी हो? अगर एसिडिटी बढ़ गई है तो हटाने के लिए लाइम डालो, और अगर एल्कलाइनिटी बढ़ गई है तो उसे हटाने के लिए H2SO4 डालो। डिटेंशन टाइम और वेलोसिटी कितनी रखते हैं? डिटेंशन टाइम मिनिमम 30 सेकेंड्स होना चाहिए और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 2.5 से 7.5 mm के बीच। मिक्सिंग तो हो गई, अब फ्लॉक्यूलेशन की डायनामिक्स और थ्योरी को थोड़ा टेक्निकल नजरिए से देखते हैं। पेज 6 पर देखो, फ्लॉक्यूलेशन का सीधा सा मतलब है कोएगुलेटेड पार्टिकल्स को एक साथ लाकर बड़े सेटलेबल मैसेज या फ्लॉक बनाना। और अगर कोएगुलेशन, फ्लॉक्यूलेशन और सेडिमेंटेशन तीनों एक ही टैंक में हो जाएं, तो उसे हम क्लैरी फ्लॉक्यूलेटर कहते हैं। फ्लॉक्यूलेशन किन चीजों पर डिपेंड करता है? सबसे पहला है टर्ब्यूरिटी। ये काउंटर इंट्यूटिव लगता है, लेकिन जितनी ज्यादा टर्ब्यूरिटी होगी फ्लॉक्यूलेशन उतना ही अच्छा होगा। क्योंकि ज्यादा पार्टिकल्स मतलब टकराने के ज्यादा चांसेस, राइट? एग्जैक्टली। दूसरा है टाइप और डोज। जैसे आयरन कोएगुलेंट्स एलम के मुकाबले हेवियर फ्लॉक बनाते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है टेम्पोरल मीन वेलोसिटी ग्रेडियंट, जिसको हम G कहते हैं। इसका फॉर्मूला एग्जाम्स में बार-बार आता है। गेट एस्पिरेंट्स, इसे रट लो। G = √P डिवाइडेड बाय म्यू इंटू V। यहाँ P क्या है? P है पावर, म्यू है एब्सोल्यूट विस्कोसिटी और V है वॉल्यूम। इस पर डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स आते हैं। अब जो पार्टिकल सेटलिंग में नहीं बैठे उन्हें तो छानना पड़ेगा, है ना? यहाँ से थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन शुरू होती है। बिल्कुल, फिल्ट्रेशन सिर्फ छन्नी नहीं है, इसकी 4 थियरीज हैं। पहली है मैकेनिकल स्ट्रेनिंग। ये तो वही हुआ कि फिल्टर की ऊपरी लेयर में बड़े पार्टिकल्स का फंस जाना। हाँ। दूसरी है सेडिमेंटेशन। जो छोटे पार्टिकल्स वॉइड्स या छेदों में चले जाते हैं वो वहां शांत पानी में बैठ जाते हैं। और तीसरी थ्योरी? मुझे लगता है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजिकल एक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट। फिल्टर के ऊपर एक लेयर बनती है जिसे श्मुट्सडेके कहते हैं। श्मुट्सडेके। ये एसेंशियली एक बैक्टीरिया की लेयर होती है। हाँ, इसमें ऑटोट्रोफिक और हेटेरोट्रोफिक जोन होते हैं जो फिल्टर बेड में 300 mm गहराई तक जाते हैं और ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज को खत्म करते हैं। और चौथी थ्योरी कौन सी है? चौथी है इलेक्ट्रोलिटिक चेंजेस। इसमें सैंड और इम्प्योरिटीज के इलेक्ट्रिक चार्ज एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करके केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स बदलते हैं। फिल्ट्रेशन की थ्योरी के बाद अब बात करते हैं पहले प्रैक्टिकल फिल्टर की, स्लो सैंड फिल्टर या SSF। पेज 7 पर इसका डिटेल्ड डेटा है। SSF रूरल एरियाज के लिए बेस्ट है। ये पानी की बायोलॉजिकल, केमिकल और फिजिकल तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स सुधारता है। लेकिन इसकी एक कंडीशन है ना, टर्बिडिटी लिमिट। हाँ, पानी की टर्बिडिटी 50 NTU से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, वरना फिल्टर जल्दी चोक हो जाएगा। इसके डिजाइन क्राइटेरिया पर आते हैं। टीचर स्टाइल मेमोरी सेशन बनाते हैं इसको। सैंड साइज क्या होना चाहिए? सैंड साइज 0.20 से 0.30 mm होता है और डेप्थ 2.54 से 4.0 मीटर्स तक होती है। इसका एरिया तो बहुत बड़ा चाहिए होता है ना? बिल्कुल, लगभग
100 से 2000 स्क्वायर मीटर का एरिया चाहिए। और क्योंकि इसका नाम स्लो सैंड फिल्टर है, तो इसका फिल्ट्रेशन रेट क्या होता है? रेट केवल 2400 से 4800 लीटर्स पर स्क्वायर मीटर पर डे होता है, या 100-200 LM स्क्वायर एच। बहुत धीमा। धीमा है, लेकिन इसकी एफिशिएंसी तो कमाल की है। बैक्टीरिया रिमूवल में ये चैंपियन है। लगभग 98 से 99% बैक्टीरिया साफ कर देता है। हेड लॉस कितना अलाउड है इसमें? इनिशियल हेड लॉस 15 सेंटीमीटर होता है और फाइनल 100 सेंटीमीटर तक जाता है, जिसके बाद सफाई करनी पड़ती है। इसकी सैंड प्रॉपर्टीज भी नोट करवा दीजिए। इफेक्टिव साइज और यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट। इफेक्टिव साइज यानी D10 0.2 से 0.35 mm होता है और यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट यानी CU 1.8 से 2.0 होता है। इसको क्लीन कैसे करते हैं? बैक वॉशिंग तो इसमें होती नहीं है। नहीं होती। इसमें टॉप सैंड लेयर यानी ऊपर की 1.5 से 2 सेंटीमीटर रेत को हर 1-2 महीने में खुरचकर यानी स्क्रैपिंग करके साफ करते हैं। एक क्विक ओवरव्यू लेयर्स का भी दे दीजिए। फिल्टर में सबसे ऊपर 150 mm की टॉप लेयर होती है, फिर 2 मिड लेयर्स और सबसे नीचे ग्रेवल की लो लेयर। और एरिया वर्सेस नंबर ऑफ फिल्टर्स का रूल? अगर एरिया 20 स्क्वायर मीटर से कम है तो कम से कम 2 फिल्टर्स चाहिए, और 1200 स्क्वायर मीटर से ज्यादा है तो 6 फिल्टर्स लगाने पड़ते हैं। एसएसएफ तो बहुत बढ़िया है, पर बड़े शहरों में जहां पानी करोड़ों लीटर चाहिए, वहां इतना धीमा फिल्टर कैसे काम करेगा? यहीं पर एंट्री होती है रैपिड सैंड फिल्टर या RSF की। पेज 8 पर हम इसी स्पीड को समझते हैं। एसएसएफ और आरएसएफ को कंपेयर करके समझते हैं ताकि इजीली याद रहे। फिल्ट्रेशन रेट कितना है आरएसएफ का? 3000 से 6000 लीटर्स पर स्क्वायर मीटर पर आवर। ये तो एसएसएफ से लगभग 30 गुना ज्यादा तेजी से काम करता है। बिल्कुल। और टर्बिडिटी रिमूवल भी 99% है। मैक्स अलाउड इनपुट टर्बिडिटी 40 ppm है। लेकिन बैक्टीरिया रिमूवल एफिशिएंसी गिर जाती है ना? हाँ, बैक्टीरिया रिमूवल सिर्फ 80% रह जाता है। SSF में ये 99% था। इसका एरिया कितना चाहिए? क्योंकि ये तेज है तो एरिया छोटा चाहिए, 10 से 80 स्क्वायर मीटर पर यूनिट। इसकी सैंड थिकनेस और साइज का डेटा? सैंड थिकनेस 60 से 90 सेंटीमीटर। इफेक्टिव साइज D10 0.35 से 0.55 mm और यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट CU 1.3 से 1.7 होता है। अब इसकी क्लीनिंग मेथड पर आते हैं, जो इसका सबसे की फीचर है, बैक वॉशिंग। RSF को खुरचकर साफ नहीं कर सकते। इसमें पानी उल्टी दिशा में प्रेशर से डालते हैं। इसका रेट ऑफ वॉशिंग क्या है? 15 से 90 सेंटीमीटर राइज पर मिनट, लगभग 30 मिनट तक। और इस वॉशिंग में कितना पानी वेस्ट होता है? फिल्टर्ड वाटर का लगभग 2 से 4% हिस्सा वॉशिंग में यूज हो जाता है और ये सफाई हर 24 से 48 घंटे में करनी पड़ती है। एक क्रूशियल फॉर्मूला जो हम आरएसएफ के लिए देखते हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स का, वो क्या है? वो फॉर्मूला है N = 1.22 √Q, जहां Q प्लांट कैपेसिटी है MLD में, यानी मिलियन लीटर्स पर डे में। परफेक्ट। अब आते हैं पेज 9 पर। आरएसएफ में इतनी स्पीड की वजह से प्रॉब्लम्स क्या-क्या आती हैं? 4 मेजर प्रॉब्लम्स हैं। पहली है एयर बाइंडिंग। ये एयर बाइंडिंग क्या बला है? एक्सेसिव नेगेटिव हेड के कारण पानी में घुली हुई हवा बुलबुले बनकर छेदों में फंस जाती है और फिल्ट्रेशन रुक जाता है। दूसरी प्रॉब्लम? दूसरी है मड बॉल फॉर्मेशन। क्ले पार्टिकल्स की वजह से रेत के बड़े-बड़े ठोस गोले बन जाते हैं। और तीसरी? ट्रैकिंग ऑफ फिल्टर। ये टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से होता है। और आखिरी प्रॉब्लम? कलर फेड, जहां पानी का रंग कोबाल्ट स्केल पर 10 तक गिर सकता है। एक आखिरी चीज इस चैप्टर में बचती है, अंडर ड्रेनेज सिस्टम का पर्पस। इसमें एसएसएफ और आरएसएफ में क्या फर्क है? बहुत बड़ा फर्क है। SSF के लिए अंडर ड्रेनेज सिस्टम का सिर्फ एक काम है, फिल्टर्ड वाटर को रिसीव और डिलीवर करना। सिर्फ साफ पानी को कलेक्ट करना। लेकिन आरएसएफ में? RSF में फिल्टर्ड वाटर कलेक्ट करना तो है ही, प्लस बैक वॉशिंग के लिए पानी को उल्टी दिशा में हेवी प्रेशर के साथ अलाउ करना भी है। ये डिफरेंस वाकई बहुत जरूरी है। तो इंजीनियर्स, आज हमने देखा कि कैसे एक गंदे पानी की बूंद को पहले ग्रेविटी से सेटल किया जाता है, फिर केमिकल मैजिक से उसकी गंदगी को एक साथ जोड़ा जाता है, और फिर श्मुत्सदे के बायोलॉजिकल एक्शन या हाई स्पीड रैपिड सैंड फिल्टर से गुजारकर पीने लायक बनाया जाता है। बिल्कुल। सोचने वाली बात है कि एक छोटी सी डिजाइन की गलती, जैसे एक्सेसिव नेगेटिव हेड, एयर बाइंडिंग करवा के पूरे शहर का पानी रोक सकती है। हाँ यार, इंजीनियरिंग सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना नहीं है,
बल्कि नेचर और फिजिक्स के इन छोटे छोटे फोर्सेस को समझना और उन्हें कंट्रोल करना है। सही कहा आपने। तो इंजीनियर्स, आज का ये डीप डाइव यहीं समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बताएं और अपने सभी इंजीनियर दोस्तों तक इसे जरूर शेयर करें। जय हिंद।